डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को फॉर श्योर ये बात पता होगा कि आज इंडिया कनाडा के रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे हैं। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपने आप को कनाडा के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखने के लिए, लिबरल पार्टी को वापस से राइज करवाने के लिए जानबूझकर उन्होंने इस तरीके के खालिस्तानी मुद्दा को प्रमोट किया और उसकी वजह से उन्होंने अपना इंडिया के साथ जो एक रिलेशन है उसको स्पॉइल किया। रिसेंट टाइम्स में कनाडा की पॉलिटिक्स और जस्टिन ट्रूडो इतना ज़्यादा गिर गए कि उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स को भी एक तरीके से उस ट्रैप में फंसाना चाहा। खासकर जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उनको भी इन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के कैटेगरी में डाल दिया ओवर द हरदीप सिंह निज्जर केस, जिसके बाद से इंडिया ने एक तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कनाडा के अगेंस्ट। अपने सारे डिप्लोमेट्स को रिकॉल किया और जितने भी डिप्लोमेट्स इंडिया में स्टेशन थे उनको एक्सपेल किया, जिसके बाद दोनों कंट्रीज में डिप्लोमेटिक शटडाउन हुआ है। तो एक बात क्लियर है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है इसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक डिक्लाइन देखने को मिला है और आने वाले टाइम में भी ये डिक्लाइन रहेगा, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो ने इस पर्टिकुलर मुद्दा को अब कनाडा के पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग कर दिया है। तो इसीलिए अब ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल मुद्दा आने वाले टाइम में कनाडा के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हुआ है कि एक तरफ खालिस्तान का मुद्दा तो उठा है। अब खालिस्तानी मुद्दा में आपको पता होगा कि जो सिख माइनॉरिटी हैं जो कनाडा में रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन इस समय 2.1% है, वो एक स्ट्रांग लॉबी रखते हैं कनाडा के पॉलिटिक्स में। लेकिन दूसरे तरफ सिख माइनॉरिटी से भी बड़ा एक माइनॉरिटी है कनाडा में, वो है हिंदू माइनॉरिटी। हिंदू माइनॉरिटी की इनफैक्ट जो पॉपुलेशन है कनाडा में वो सिख माइनॉरिटी से भी ज़्यादा है। लेकिन डिस्पाइट दिस हिंदू का जो इन्फ्लुएंस है कनाडा के पॉलिटिक्स में वो बहुत सिग्निफिकेंट कम है एज कंपेयर टू सिख वोट बैंक जितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये क्यों स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग नहीं है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ सिख इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, खालिस्तानी मुद्दा बड़ा है, लेकिन दूसरे तरफ हिंदूज जो सिख से ज़्यादा मेजॉरिटी में है कनाडा में, उनके अगेंस्ट रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड अटैक हुआ है। उनके टेम्पल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड अटैक हुआ है। और ये जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट बायसनेस है, खासकर जो हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट बायसनेस है, ये केवल कोई जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो कनाडा के जितने भी प्रमुख पार्टीज हैं उन सारे पार्टीज में इस तरीके के बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले हैं। रिसेंटली आपने ये पर्टिकुलर न्यूज़ देखा होगा कि कैसे कनाडा के जो ऑपोजिशन लीडर है पीरे पोलिवेर, उन्होंने लास्ट मोमेंट में दिवाली इवेंट को कैंसिल किया। और ये जो इवेंट कैंसिल किया गया, ये 23 साल के बाद इस तरीके का इवेंट को कैंसिल किया गया है, जिसके बाद जितने भी हमारे कैनेडियन इंडियन थे जो हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने रेशियल बायसनेस का आरोप भी लगाया था पीरे पोलिवेर के। और ये सब चीज़ चल ही रहा है कि अचानक एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ इस पर ब्रैम्पटन टेम्पल कनाडा में, जहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एक बहुत बड़ा वायलेंट अटैक किया है हिंदूज़ के अगेंस्ट। हिंदूज़ यहाँ पे टेम्पल में असेंबल किए थे पीसफुली प्रे करने के लिए, लेकिन उसी के बीच में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स उस मंदिर में पहुंच गए और बहुत सारे हिंदूज़ को मारे पीटे, जिसका वीडियो भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसकी वजह से आज ट्रूडो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि वो कैसे आने वाले टाइम में अपने पॉलिटिक्स की वजह से वो ये सब चीज़ें तो कर दिए हैं, लेकिन अब इनको संभालेंगे कैसे, ये जस्टिन ट्रूडो के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज वो हो सकता है अपने पॉलिटिक्स में वो बने रहें, वोट बैंक को उन्होंने मोबिलाइज किया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर उन्होंने एक जो ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट किया है, ये ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में कितना बढ़ता है, क्या कनाडा के बीच में सोशल इंस्टेबिलिटी आता है, बिकॉज इस तरीके के जो टारगेट है माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, ये बताता है कि कनाडा की जो पॉलिटिक्स है, कनाडा की जो डेमोक्रेसी है, कनाडा की जो प्लूरलिज्म है, आज उन सारे वैल्यूज़ के ऊपर एक सीरियस खतरा है। और इन चीज़ों को अब मैनेज करने का जिम्मा अगर किसी को है तो वो है जस्टिन ट्रूडो, बिकॉज इन्होंने ही इन सारे प्रॉब्लम्स को उजागर किया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन सारे चीज़ों के बारे में। खासकर हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर फ्रांसिस फुकुयामा, उनके किताब द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र करेंगे कि कैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने इस चीज़ को ऑलरेडी फोरकास्ट कर लिया था कई साल पहले कि आने वाले टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज में एक तरीके का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आने वाला है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये क्या है, इसके बारे में तो हम लोग आगे वाले सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स 4 नवंबर
नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट हो चुके हैं एट ऑल्सो अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999. सो प्लीज ट्राई टू एनरोल योर सेल्फ एसएप. करोल बाग के डिटेल्स, मुखर्जी नगर के डिटेल्स, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है. इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे. नाउ व्हाट इज द न्यूज? न्यूज क्या है कि हिंदू सभा मंदिर जो ब्रैम्पटन सिटी में था, वहां पे खालिस्तानी एलिमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक किया गया. और ये अटैक अभी आपको पता है दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए टेम्पल के पास लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए थे. अचानक एक खालिस्तानी मॉब उस टेंपल की तरफ आया और बहुत सारे हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेटेड तरीके से अटैक किया गया. जो सिख फॉर जस्टिस है, जो इस पूरे खालिस्तानी मुद्दा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कनाडा में, उनका कहना है कि हिंदू नेशनलिस्ट जो हिंदू लोग थे उन्होंने इस पर्टिकुलर फाइटिंग को प्रोवोक किया है. और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मंदिर है, यहाँ पे केवल रिलीजियस काम नहीं चलते हैं, यहाँ पे रादर इंडियन ऑफिशियल्स इन मंदिरों के अंदर आते हैं और सिख सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट एक तरीके के टारगेट का प्लानिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से जो वहां के सिख लोग थे उनको उन लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ा. बिकॉज इस तरीके का एक षड्यंत्र उस मंदिर के अंदर चल रहा था जहां पे इंडियन ऑफिशियल्स मिलके ये प्लान कर रहे थे कि कैसे सिख सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट टारगेटेड किया जाए. नाउ ये जो एलिगेशन लगाया गया ये बेसलेस है, बिकॉज इसमें कोई तथ्य नहीं दिखते हुए नजर आ रहा है. जो कनाडा के एमपी हैं चंद्रा आर्य, उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कनाडा के ऊपर. उन्होंने कहा है कि अभी तक कनाडा की जो पॉलिटिक्स है उसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अब यह भी पता चल चुका है कि जो कनाडा के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सच एज पुलिस, सच एज जुडिशरी, उनमें भी खालिस्तानी एलिमेंट्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है. तो पॉलिटिक्स के अलावा अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खासकर जो पुलिस है, उसमें भी खालिस्तानी इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बढ़ा है. यह पर्टिकुलर अटैक जो किया गया है खालिस्तानी एलिमेंट के द्वारा हिंदू टेंपल के ऊपर, खासकर इस पर्टिकुलर ऑस्पिशियस टाइम में जहां पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वहां पे इस तरीके का अटैक ये बताता है कि रेड लाइन जो है उसको क्रॉस कर दिया गया है और आने वाले समय में रिटेलिएशन होगा इस पर्टिकुलर चीज में. ये भी बताता है कि किस तरीके से खालिस्तानी वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कनाडा के हर एक चीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस को अपना बढ़ा लिए हैं. दूसरी तरफ केविन वुआंग जो भी टोरंटो के एमपी हैं, उन्होंने भी ये पर्टिकुलर चीज को डायरेक्टली कहा है कि कनाडा किस तरीके से रिसेंट टाइम्स में रेडिकल्स के लिए एक सेफ हार्बर बन चुका है. जो कंट्री के लीडर हैं वो किसी भी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है एक्सेप्ट द सिख माइनॉरिटी. हिंदू माइनॉरिटीज का आज बहुत बड़ा खतरा है. इसके अलावा जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है और जो ज्यूइश कैनेडियंस हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके का थ्रेट रिसेंट टाइम्स में बढ़ा है. तो एक तरीके से केविन वुआंग का यही कहना है कि सिग्निफिकेंटली माइनॉरिटी राइट्स में डिप देखने को मिला है और रेडिकल्स के लिए सेफ हार्बर बना है. अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो एक तरफ जस्टिन ट्रूडो जो इस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि ये अटैक अनएक्सेप्टेबल है. एवरी कैनेडियन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली. दूसरी तरफ आप देखिए पेरे पोलिवर जिस समय के ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी ये चीज कहा है कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू सी द वायलेंस टारगेटिंग वर्शिपर्स. ऑल कैनेडियन शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ इन पीस. अब देखिए यही पेरे पोलिवर अभी रिसेंटली दिवाली इवेंट कैंसिल किए और जस्टिन ट्रूडो के बारे में आपको पता है किस तरीके से इन्होंने जानबूझकर खालिस्तानी चीज को प्रमोट किया है. तो इन दोनों पॉलिटिशियंस जो कनाडा के इस समय दो सबसे प्रमुख पॉलिटिशियंस हैं, ये ऑल्दो ये ट्वीट कर रहे हैं बट यही लोग आज रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को करवाने के लिए. अब ये एक कोई सिंगल अटैक नहीं है. पिछले 1-1.5 साल में ऐसे बहुत सारे अटैक कनाडा में देखने को मिले. जुलाई 2024 में बैप स्वामीनारायण मंदिर में, फरवरी 2024 में ओकवाइल वैष्णो देवी टेम्पल में, दिसंबर 2023 में वैंकूवर के हिंदू टेम्पल के जो हेड थे उनके घर के ऊपर 14 गन शॉट्स चलाए गए थे. और भी बहुत सारे अटैक हैं जो रिसेंट टाइम्स में इस तरीके के किए गए हैं. अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका इन चीज़ों के बारे में कहेगा. रिसेंटली आपको पता है अक्टूबर के महीने में अमेरिका की जो कमिटी है उसने एक रिपोर्ट निकाला, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़ा उनमें डिक्लाइन आया राइट्स में. तो क्यों नहीं अमेरिका की इसी कमेटी इन कनाडा के बारे में बात करती है. ये बताता है कि ये लोग कितना ज़्यादा हिपोक्रेट हैं. एक तरफ इंडिया को टारगेटेड तरीके से अटैक करते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, नो डाउट, हम ऐसा नहीं कह रहे कि माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये सेम स्टैंडर्ड आप हर कंट्री में क्यों
ड्यूटी लगाते हैं? आप क्यों एक तरीके से सेलेक्टिवली इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं? तो आने वाले टाइम में अमेरिका से ये पूछना चाहिए कि क्या आपकी कमेटी आने वाले टाइम में कनाडा के ऊपर भी इस तरीके के जिक्र करेगी? अब कुछ चीज़ें जो हमें सोचने की है, सबसे पहली बात कि हिंदुइज्म इस समय 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है कनाडा में। सिख जो है वो 4th लार्जेस्ट रिलीजन है, उनकी पॉपुलेशन 2.1% है, हिंदुइज्म की पॉपुलेशन 2.3% है। लेकिन जो खालिस्तानी लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज सबसे पहले उनका जो प्रेजेंस है वो स्विंग स्टेट्स में है, स्विंग सीट्स में है, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल लेवरेज बढ़ जाता है। वो एक कलेक्टिवली वोट करते हैं। हिंदुइज्म कलेक्टिवली वोट नहीं करते कनाडा में, कुछ लिबरल्स को करते, कुछ कंजर्वेटिव को करते हैं। बट खालिस्तानी में जिस तरीके से वहाँ पे यूनिटी है और एक तरफा वोट करने की जो शक्ति है, और खासकर जितना ज़्यादा वो पैसा कलेक्ट करते हैं फंड रेजिंग के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हिंदुइज्म एज अ डायस्पोरा इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू सिख एंड द खालिस्तानी डायस्पोरा। दूसरी तरफ भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार रीसेंट टाइम्स में इतने इंडियंस क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के वो बाहर के सिटीजनशिप ले रहा है? क्यों नहीं इंडिया उन सारे जो टैलेंटेड पीपल हैं जो इंडिया से खुश नहीं है, इंडिया के सिस्टम से खुश नहीं, क्यों नहीं भारत सरकार एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर रही है सो दैट यहाँ पे जॉब मिले, यहाँ पे एक वेल क्वालिटी जॉब मिले, यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग हो? सो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज़ को रोक सकते हैं सो दैट इंडियंस इतने मजबूर ना हो जाए कि वो यहाँ से छोड़ के तीसरे कंट्री में जॉब और इन चीज़ों के लिए जा रहे हैं जहाँ पे उनको इस तरीके का खतरा झेलना पड़ रहा है। और ये चीज़ साफ एक्सपोज करता है लिमिट्स ऑफ कैनेडियन प्लूरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसके बारे में आप देखिए, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो एक तरफा दुनिया में बढ़ गया। सबको लगा डेमोक्रेसी बेस्ट है, सबको लगा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है वो बेस्ट है। लेकिन उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आप देखिए वेस्ट में भी, यूरोप में, और एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी, एंटी इस्लामिक पॉलिसीज़, और दूसरी तरफ आप कनाडा में देख सकते हैं एंटी हिंदू पॉलिटिक्स। ये बताता है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, कुछ इकोनॉमी में ज़्यादा बचा नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से लीडर्स जो हैं वो कोई रियल टाइम सॉल्यूशन देने के अलावा वो इस तरीके के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के थ्रू अपने आप को बचा के रख रहे हैं, अपने पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं। इसी चीज़ की बात फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब की थी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स किस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी का आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। बिकॉज लीडर्स एक तरीके के माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के शॉर्टकट को यूज करके रियल चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और आज रियल इशू वेस्ट के सामने एक ही बात है कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। आप सभी को पता है कि यूरोप में ऑलरेडी एक स्लो डाउन आ चुका है, बहुत बड़ा रिसेशन की तरफ यूरोप बढ़ रहा है। अमेरिका में प्रोबेबली इस इलेक्शन के बाद रिसेशन आने का खतरा है। कनाडा की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो एक तरीके की स्लो डाउन है, खासकर पैंडेमिक के बाद। आप देखिए कनाडा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल रिसेंटमेंट है वहां के लोगों का, और उन लोगों को फॉल्स होप देना, फॉल्स तरीके से पॉलिटिक्स करना, आइडेंटिटी के थ्रू एक तरीके से हेट चीज़ों को बढ़ाना, इसी चीज़ के बारे में फ्रांसिस फुकुयामा ने कई साल पहले प्रेडिक्शन किया था अपने बुक द आइडेंटिटी के बारे में। तो आने वाले टाइम में अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपने उस पर्टिकुलर सॉफ्ट वैल्यू के लिए रियली सीरियस हैं तो पहले उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हटकर जो रियल टाइम स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और इस तरीके के माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को बंद करके एक तरीके से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तभी वो इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज डिस्पाइट ऑल द ऑड्स इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इतने डाइवर्सिटी के बाद भी सेफुली, पीसफुली एग्जिस्ट कर पा रहा है। नो डाउट इंडिया ऑल्सो हैज प्रॉब्लम, बट कंसिडरिंग इंडियाज डाइवर्सिटी द प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉल। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को अपना खुद देखना चाहिए बिफोर कमेंटिंग टू इंडिया। आपका क्या व्यू है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर? क्या वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को करना चाहिए? कैसे कनाडा में आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।